चलो बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री लेक्चर। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल लिखे थे, है ना। दिस वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी रोट। हाँ हर्ष, मैंने भी तो ये कहा था भी सारे एलिमेंट्स नोन नहीं है, डिस्कवर्ड नहीं है। हमने एलिमेंट्स के नाम लिख दिए हैं बट सारे रिकॉग्नाइज नहीं है ना। तो ऑल 118 एलिमेंट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आईयूपीएसी, सो द नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट्स इज नॉट 118। उस पे काम चलता रहता है। चलो खैर, वी वर डन विद मेंडलीव एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसके डीमेरिट्स हमने लिख लिए थे और हमने ये कहा था कि डीमेरिट्स का मतलब ये नहीं है कि उसकी कमियां निकाल रहे हैं हम बस ये बता रहे हैं कि हमको इस जैसी कुछ पॉइंट्स जिन पे और वर्क करना था, लोगों ने फिर इन पे वर्क किया, इस पे इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो इसके बाद अगली जो हेडिंग हमको लिखनी है दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों, long form of periodic table slash modern periodic table slash Moseley's periodic table. तो हेनरी मोजले ने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे। एक बार हेडिंग लिख लो, फिर मैं समझाना शुरू करता हूँ आप लोगों को। तो हेडिंग लिख लो, लिख लिया क्या सबने? हाँ, तो प्रेशर बेटा, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस मेंडलीव के टाइम पर एक्यूरेटली नो नहीं थे, तो उसमें उन्होंने करेक्शंस बोले थे, जैसा मैं कह रहा था। तो उनने तो ये कहा था कि जो जो उनके हिसाब से रेंज नहीं है मतलब उनमें करेक्शन है, बट सब में करेक्शन नहीं था, कुछ में करेक्शन था। खैर, लेट्स कम टू द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसमें मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एक ग्राफ उन्होंने बनाया था, जिस ग्राफ से उनको पता चला था कि एटॉमिक मास की जगह किसी और प्रॉपर्टी को यूज करें तो दैट विल बी अ बेटर प्रॉपर्टी। तो लिखो बच्चों, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लो तो बेटर रहेगा। मोजले bombarded high speed electrons on different metals. Moseley bombarded high speed electrons on different metal surfaces and obtained X-rays and obtained X-rays. Full stop. He observed that the plot of he observed that the plot of रूट न्यू, इस सिंबल को न्यू कहते हैं, एन यू, न्यू वर्सेस जेड। जेड याद है ना क्या था? एटॉमिक नंबर। जेड वाज एटॉमिक नंबर। रूट न्यू वर्सेस जेड was a straight line while
रूट न्यू वर्सेस ए was not। हाँ, न्यू वॉज फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। तो हेनरी मोजले ने दो ग्राफ बनाए। एक में रूट न्यू वर्सेस जेड और दूसरे में रूट न्यू वर्सेस ए। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उनने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट किया। तो जब उनने इस तरीके से प्लॉट किया उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास में एग्जैक्ट फिट नहीं आ रहा था, काफी क्लोज फिट था, बट वाज नॉट एन एग्जैक्ट फिट। तो यहाँ कुछ वेरिएशंस आ रहे थे, और इसी की जगह जब उन्होंने ये ग्राफ एटॉमिक नंबर के साथ बनाया तो उनको एक काफी अच्छा स्ट्रेट लाइन सा ग्राफ मिल गया। तो व्हाट यू obtained was a straight line versus atomic number। तो बहुत ही बढ़िया फिट। बिल्कुल। तो मतलब क्या था कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस ए थोड़ा अप्रोक्सीमेट सा था, उसमें एग्जैक्ट फिट नहीं था, थोड़े वेरिएशंस आ रहे थे, जैसे यहाँ और यहाँ, और ये भी थोड़ा ऊपर नीचे आ रहे थे पॉइंट्स। जबकि उनने जब ग्राफ एटॉमिक नंबर के साथ बनाया तो बढ़िया एक स्ट्रेट लाइन आ गया, लाइन पर पॉइंट्स भी आ रहे थे सारे। तो यहां से उनको आइडिया लगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास का। हाँ, ये ग्राफ बनाना है बच्चों आपको, बना लो, फिर मैं समझाता हूँ। बना लो, मैं समझाता हूँ उसके बाद। मैं समझाता हूँ भी समझाता हूँ। लोथर मेयर के पॉइंट्स जैसा एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे, ठीक है। बन गया ग्राफ सबका? तो मैं समझाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ क्या हुआ, देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जो था वो एलिमेंट वेरी करने पे वेरी कर रहा था। मतलब क्या है कि भाई एलिमेंट अगर अलग यूज करोगे तो फ्रीक्वेंसी अलग मिलेगी। लेकिन अब उनने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किससे अच्छा आ रहा है। अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पे डिपेंड करती तो ये ग्राफ आना चाहिए फिट काफी अच्छा, और ठीक ठाक फिट आ भी रहा था कि भाई एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, फ्रीक्वेंसी जो से जो इमिट कर रहा है एक्सरे की, वो एटॉमिक मास से लगभग स्ट्रेट लाइन आ रहा है लगभग। बट फिर उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी को एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ मैच किया। तो जब उन्होंने ये ग्राफ दूसरा बनाया, रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो उनको ये दिखा कि यार एटॉमिक नंबर से तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट लाइन आ रही है, वेरिएशंस भी बहुत कम आ रहे हैं। इससे उनको ये आइडिया या अंदाजा लगा कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, एटॉमिक नंबर का। और इसके पहले तक सब लोग किसका फंक्शन लेते चले आ रहे थे, एटॉमिक मास का। इसीलिए उनको एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं मिल रहा था, है ना। वाई दे टुक फ्रीक्वेंसी, पीयू बेटा, वो तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखो, आप किसी मेटल की सरफेस पर अगर इलेक्ट्रॉन बीम डालोगे तो वो एक्सरे एमिट करती है,
तो एक्सरेज एमिट करा के उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी देख ली, फ्रीक्वेंसी की जगह लैम्डा भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखते हैं। देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स बनाते हैं और उसमें जो काम का ग्राफ होता है वो फिर पब्लिश कर देते हैं। तो भाई ये उनने काम के ग्राफ बनाए थे और ये पब्लिश करे उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में। तो उसमें ये उन्होंने पाया कि भाई रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था बिल्कुल। तो इससे उनको आइडिया लगा कि भाई एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर से अरेंज करना चाहिए, तो हमको बेटर आइडिया लग जाएगा। तो यहां से उन्होंने फिर अगली लॉ दी। ठीक, ये बात समझ में आती है कि सबको? अगर समझ में आती है तो फिर मैं आगे लिखवाना शुरू करूं। ठीक है, तो उसके नीचे लिखो, दस ही कंक्लूडेड दैट does he conclude that physical and chemical properties of elements, physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number। वैभव बेटा, रूट नहीं लोगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन की जगह क्या आएगा? पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो रूट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर रूट नहीं लोगे तो पैराबोला बनेगा। बना सकते हो पैराबोला, लेकिन पैराबोला से ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसी रिलेशन नहीं दिखती ना। और इसके बेसिस पे उन्होंने मॉडर्न पीरियडिक लॉ दी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नहीं यश बेटा, मेंडलीव ने क्या कहा था? आर पीरियड फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास बोला था। यहां एटॉमिक नंबर आ गया ना। लिखो लिखो लिखो। तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ सिंपल सी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। फिजिकल एंड chemical properties of elements are a periodic function of their atomic numbers। क्या हो गया विभव? पढ़ लिया मैंने तुम्हारा डाउट। अब तुम मैथ्स के रैंडम डाउट पूछोगे तो फिर टाइम नहीं दे सकता ना मैं उसको। लिख लो, बता देता हूँ, तुम पूछ ही रहे हो ज्यादा तो। बेसिक मैथ्स करवाते रहते हो तुम लोग मुझसे। लिख लिया क्या भाई? बाकियों को भी बताना पड़ेगा कि विभव का डाउट क्या है, तब समझा पाऊंगा। हाँ, तो विभव का डाउट था कि सर ये रूट न्यू क्यों बनाया, न्यू क्यों नहीं बनाया। तो मैंने कहा उसको कि भाई ये रूट न्यू की जगह न्यू का ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला आएगा। तो विभव ने कहा कि सर पैराबोला में तो स्क्वायर आता है। तो विभव बेटा देखो इधर ध्यान से ना, रूट न्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू जेड है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो न्यू इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर आ जाएगा, विच इज रूट न्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के की जगह सी कर देते हैं उसको, चलो सी जेड स्क्वायर। अब ये कैसा ग्राफ बनेगा? न्यू वर्सेस जेड का कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा बस। तो यही तो मैं कह रहा था। करना क्यों है, मतलब अल्टीमेटली हमको इससे मतलब थोड़ी है, हमको मतलब इससे था
कि भाई प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है। वो तो पैराबोला बना के भी अगर एग्जैक्ट फिट हो रहा है तो कह सकते हैं। अल्टीमेटली हमको तो ये मतलब था कि भाई उनने एक्सपेरिमेंट किए, उससे उनको ये अंदाजा, ये एक अच्छा आइडिया लगा कि एटॉमिक नंबर इज अ बेटर पैरामीटर फॉर प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, है ना। वो काम की चीज है। वो ग्राफ में रूट न्यू क्यों लिया वो काम का नहीं है। काम का ये है कि प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक, हाँ मतलब उनको फिर स्ट्रेट लाइन बना के क्या होता है कि देखो, बनाने को वो पैराबोला बना के पब्लिश कर देते, और उन्होंने स्ट्रेट लाइन पब्लिश कर दिया क्योंकि उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखती है कि भाई जेड बढ़ रहा है उसके साथ साथ रूट न्यू बढ़ रही है, और डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब कि बिल्कुल ज्यादा अच्छे से दिखता है। चलो लिख लिया, बिल्कुल। तो अब हम एक बस लाइन लिख लेते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने पीरियड हैं और कितने रोज हैं ये हम पहले ही समझ चुके हैं, बस उसको लिख लेते हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज called periods and 18 vertical columns called groups. तो ग्रुप्स याद करना स्टार्ट कर दो, मैं क्लास में पूछा करूंगा भाई तुम लोगों से, है ना। बिना देखे बताने होंगे तुम लोगों को। पीरियडिक फंक्शन मतलब कि हर एक इंटरवल के बाद वापस प्रॉपर्टी रिपीट होती है, वो पीरियडिक फंक्शन होता है। ठीक है, लिख लिया सबने। उसके नीचे एक नोट लिखना है अपने को। राइट डाउन अ नोट। Number 1, each period starts with filling of a new energy level. Each period starts with the filling of a new energy level slash shell. Second point, बच्चों सिस्टम की आपकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा लेना। आई हैव डिक्रीज्ड स्लाइट वॉल्यूम फ्रॉम माय एंड, क्योंकि हो सकता है डिस्टर्बेंसेस सुनाई दे रहे हो आपको, तो यू जस्ट इंक्रीज इफ आपको वॉल्यूम कम लगे तो, वैसे तो नहीं लगनी चाहिए बट स्टिल। सेकेंड पॉइंट, third period elements third period elements in bracket sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, and chlorine, bracket closed, are called typical elements, are called typical elements, comma, as they represent the general properties, as they represent the general properties of other elements in their groups.
तो मतलब ये है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे से अपने पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज का, कॉमन प्रॉपर्टीज का। तो उनको हम टिपिकल एलिमेंट कह देते हैं, विच रिप्रेजेंट द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर ग्रुप्स। तो ये थोड़ा नाम है, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद देयर इज समथिंग नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। ये बच्चों पढ़ी थी आपने कभी नाइन्थ में, डायगोनल रिलेशनशिप टाइम टर्म कुछ पढ़ा होगा ये कहीं, है ना? हाँ, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है कि, और विभव कह रहा सेकंड समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया विभव सेकंड में, जल्दी बताओ। ऐसे तो फिर कैसे कैसे, हाउ दे शो। हाँ भाई, तो इधर बोरॉन मेटल है क्या? नहीं है, बोरॉन इज अ नॉन मेटल। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, और ये बाकी सारे मेटल्स हैं। ठीक, फिर आगे चल के हम लोग कुछ और बातें पढ़ेंगे, जैसे बेरिलियम जो है ये कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स बना लेता है, बट बाकी के जो हैं वो जनरली आयनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं। और लिथियम के भी कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाते हैं, बट बाकियों के आयनिक होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो थर्ड पीरियड होता है, ये इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज से काफी मैच करती हैं, काफी ज्यादा। इसीलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स हम कह देते हैं, वी कॉल देम एज टिपिकल एलिमेंट्स, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज will in general represent the properties of the group। और अभी पूरी पीरियडिक टेबल जब अपन आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें और इनके नीचे वालों में काफी सारी चीजों में एक्सेप्शन आएंगे। ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस आएंगे तो अपन पढ़ेंगे। ऑल राइट, जैसे कि अभी बता देता हूँ, सुन लो सुन लो। अब इतनी बात आई गई है तो इतने भी बात कर ही लेते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिख लेंगे। लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मिलती हैं, बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलती हैं, और बोरॉन की कुछ प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से मिलती हैं। तो इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, कि भाई इनकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने बगल वाले ग्रुप के एलिमेंट से मिलती जुलती हैं, कुछ प्रॉपर्टी, सारी नहीं। तो इनको डायगोनल रिलेशनशिप कह देते हैं। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप है, तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर अपने बगल वाले ग्रुप से मिल रही हैं तो अपने ग्रुप से थोड़ी कम मैच होंगी, अपने ग्रुप से कम मैच होंगी। तो उस वजह से हम इसको फिर रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट इसको नहीं कहते कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज तो अपने बगल वाले ग्रुप से ही मैच कर जाती है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में क्या है, बहुत कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, कोवेलेंट कंपाउंड, रिड्यूसिंग नेचर, हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, कंपाउंड कैसे बनाएंगे उसकी टेंडेंसी, किससे बॉन्ड बनाएंगे, किस टाइप के बॉन्ड बनाएंगे, इस टाइप की चीजें। ठीक है, हाँ, सोडियम की डायगोनल नहीं होती, सोडियम डज नॉट शो डायगोनल रिलेशनशिप, बिल्कुल। ठीक है, सेकंड पीरियड के जो शुरुआत के एलिमेंट्स हैं ये थोड़ा डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएंगे, खासकर लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। ठीक है, क्यों के लिए तो अपन आगे पढ़ेंगे ना भाई, सब कुछ एक ही पॉइंट में थोड़ी पढ़ सकते हैं, कि एक ही पॉइंट में पूरी पीरियडिक टेबल थोड़ी पढ़ लेंगे। पूरी पीरियडिक टेबल में इस चीज को पढ़ेंगे भाई, प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं। आ जाओ, लेट्स राइट डायगोनल रिलेशनशिप। लिमिटेशन कह सकते हो, बट लिमिटेशन मतलब ठीक है, इट्स नॉट लिमिटेशन। लिखो डायगोनल रिलेशनशिप, उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, और यहाँ पे इस तरीके से एरो बना देना।
इसमें हम लिखेंगे कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट्स आर सिमिलर and thus this is named as diagonal relationship, comma, which is shown by lithium, comma, beryllium and boron, in bracket इनको ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। तो देखो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी तो अपने ग्रुप जैसी है, मैग्नीशियम लिथियम जैसा नहीं कर रहा है, मैग्नीशियम तो अपने ग्रुप जैसी शो कर रहा है, लिथियम मैग्नीशियम के जैसा हो रहा है। तो मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन ग्रुप बट लिथियम इज शोइंग सम प्रॉपर्टी सिमिलर टू मैग्नीशियम। जैसे एल्यूमिनियम अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है लेकिन बेरिलियम उसके जैसा हो रहा है, वो दिक्कतें हैं, है ना। तो मैग्नीशियम उल्टा नहीं गया, लिथियम उसके जैसा शो कर रहा है, इसलिए लिथियम को अलग कहा गया। नहीं नहीं नहीं, वो देखो क्या होगा अभी जब अपन आगे चल के ब्लॉक्स पढ़ेंगे, देखो क्या होगा, वील स्टडी ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो ये डायगोनली कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर आती हैं, वो अपन लोग सीखेंगे। वो प्रॉपर्टीज ऑक्साइड्स वगैरह की आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना। अभी तुम लोगों ने प्रॉपर्टीज ही नहीं पढ़ी, अभी तुमको नहीं पता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो ये सब अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की ही बनाएंगे नीचे, और किसी की डायगोनल रिलेशनशिप हम नहीं लिखेंगे। यहां तक लिखा आप लोगों ने? लिखा? ठीक है। तो अब एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं उनके लिए आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, गाइडलाइंस, है ना। तो वो रूल्स अपन समझ लेते हैं, उसकी नेमिंग सीख लेते हैं, फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूंगा, देन आई विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। तो वो रूल्स आपको याद होने चाहिए, नेमिंग आपको आनी चाहिए। नहीं, इट्स नॉट अ ड्रॉबैक और लिमिटेशन, डायगोनल रिलेशनशिप को हम ड्रॉबैक और लिमिटेशन नहीं कह रहे हैं, इट्स नॉट अ ड्रॉबैक। चलो, तो आई गेस अब तक सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग इज नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स विद z ग्रेटर देन 100। नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स विद z ग्रेटर देन 100। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं, लोग कोशिश करते रहते हैं कि भाई नए एलिमेंट डिस्कवर कर लें मैन मेड, और अपने नाम पर उन एलिमेंट्स को रख भी दें, लेकिन जब तक सब लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, आईयूपीएसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तब तक उसको लिटरेचर में लिखने के लिए हम लोग ये रूल्स का यूज करते हैं। तो ये रूल्स इसलिए बनाए गए क्योंकि कई सारे लोगों ने क्लेम कर लिया था एक ही एलिमेंट के अलग अलग नाम होने लगे थे, है ना। तो उसको कंट्रोवर्सी को दूर रखने के लिए ये नए रूल्स बना दिए गए। तो बहुत सिंपल है, इस पे सवाल आए तो अब काफी स्कोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि छोटे से रूल्स हैं, एक बार समझ में आ गए तो फटाफट से इसका सवाल हो जाता है। चलो, तो अपन ये रूल्स याद कर लेते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस आपको क्लियर हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस अपन पीरियड टेबल पे भी करेंगे। तो नंबर, उसका वर्ड रूट वो अपने को याद होना चाहिए, और उस वर्ड रूट का सिंबल। जैसे नंबर अगर 0 है तो वर्ड रूट आएगा निल और सिंबल आएगा n। वर्ड रूट 1 है, सॉरी, वर्ड नंबर अगर 1 है तो वर्ड रूट आएगा अन और सिंबल आएगा u। 2 के लिए बाई, सिंबल विल बी b। 3 के लिए ट्राई, सिंबल विल बी
टी, इसको कैपिटल टी से लिख देता हूं मैं। फोर्थ विल बी क्वाड, symbol will be Q. 5 will be pent, symbol will be P. 6 will be hex, symbol H. 7 will be sept, symbol S. 8 will be oct, symbol O. 9 will be N, symbol E. और उसके नीचे एक लाइन ऐड कर देना कि a suffix em, a suffix em is added to the name of all elements, is added to the name of all elements. इसको लिखो, मैं आपको समझाता हूं कि इसको यूज कैसे करना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट एक बार लिख लें उसके बाद। लिख लो, मुझे बता देना कि आपने लिख लिया है, तो फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। लिख लिया? सबने लिख लिया? ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते कि यूज कैसे करेंगे। देखो एग्जाम्पल, जैसे 101 का नाम लिखना है आपको, तो 101 में डिजिट्स क्या है बच्चों? 101। तो 1 का कोड क्या है? देखो अन, और 0 का कोड है नील, है ना? तो अब इसका नाम आएगा, देखो 1 के लिए अपन लिखेंगे अन, फिर 0 के लिए नील, फिर 1 फिर से आ गया तो उसके लिए फिर अन, तो अन नील अन, अन नील अन, 1 0 1, और सफिक्स अपने को जोड़ना है em, तो सफिक्स जुड़ जाएगा em, तो ये इसका नाम होगा। और सिंबल लिखेंगे तो सिंबल आएगा u n u, तो सिंबल में फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, समझ आया? थोड़ा फील आई? फील तो क्या आएगी, एक एग्जांपल वर्ड समझ में आया? हाँ, एक और मैं समझा रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है? 102 अगर लिखें तो अन नील बाई एम, सिंबल यू एन बी। समझ में आ रहा है? यू एन ओ कैसे आया बेटा? देखो अन का यू, एन का नील, अन का यू, तो यू एन यू सिंबल बन गया। फिर अन का यू, नील का एन, बाई का बी, तो यू एन बी, यू एन बी बन गया। समझ आया? आया नहीं आया? चलो तो जरा मेरे को ये 2-3 बना के तो बता दो। 110, 129, 130। हाँ बहुत आसान है इसके, इसलिए तो मैंने कहा सवाल आया तो स्कोरिंग होगा, क्योंकि आसानी से हो जाता है। हाँ, पहले का नाम क्या आएगा? अन अन निलियम, बिल्कुल सही बात है। सो दिस विल बी अन अन निलियम। सिंबल क्या हो जाएगा? यू यू एन, वेरी गुड, यू यू एन। फिर 129 का अन बाय एनियम, वेरी गुड, अन बाय एनियम। सिंबल 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 यू बी ई, और लास्ट 130।
अनट्राइनिलियम, अनट्राइनिलियम, तो UTN, बिल्कुल। समझ में आ गया ये तो सबको आसानी से, इसमें तो दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स पढ़ लेंगे कि भाई एस ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है, पी ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है, डी ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है। तो हमारा इंट्रोडक्शन तो खत्म हो जाएगा। आ जाओ तो, और एक सवाल, कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ प्रगति बेटा, अनट्राई नेली में तो होगा, अन ट्राई और नेल भी तो लगाओगे जीरो का, है ना। स्टार्ट में हमेशा वन होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, एक एक और बता ही दो, अब तुम पूछ रहे हो तो। इतने बड़े एलिमेंट मिल नहीं रहे हैं अभी, 100 क्रॉस हुआ नहीं है, 20 30, तो वैसे तो नहीं बनेगा, बट हाँ हाइपोथेटिकली पूछा जा सकता है कि भाई 2 1 0 का नाम क्या होगा। बाई अननिलियम, सिंबल क्या होगा? BUN। ये तो बढ़िया नाम बन गया ना, बन। हाँ, तो ठीक है, वो एक्चुअली पूछते नहीं है ज्यादा, क्योंकि 114 से आगे ज्यादा एलिमेंट पता है नहीं, मिले हैं नहीं, तो इसलिए पूछा नहीं जाता है, तो हम लिखते नहीं है, इसलिए वो दिखता है कि यू से स्टार्ट होगा। अरे नहीं भाई, निल मतलब जीरो के लिए निल यूज करते हैं ना भाई, अन, ट्राई, निल और ईएम, तो जीरो के लिए निल यूज करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो बेटा हर्ष कह रहा है 101 का नाम तो सर HMD है। HMD, MD होगा। तो वो रिकॉग्नाइज नेम है, ये IUPAC नेम्स है। ठीक है, जैसे अब तुम कहोगे सर वो एसिटिक एसिड, ये CH3COH को विनेगर कहते हैं, या सर C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं, तो ग्लूकोज इसका IUPAC नेम थोड़ी है, वो तो इसका जनरल नेम है जो रिकॉग्नाइज नेम है। या ये विनेगर का नाम विनेगर, ये तो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड का भी एक्चुअल नाम नहीं है ना, इथेनॉइक एसिड उसका IUPAC नेम होगा। तो एक चीज के मल्टीपल नाम हो सकते हैं, IUPAC नेम इसका इथेनॉइक एसिड है। ऐसे ही इसका IUPAC नेम ये है, अनिल अनियम। फिर अगर वो एलिमेंट रिकॉग्नाइज हो जाता है, रिकॉग्नाइज मतलब कि भाई इंटरनेशनली सबने मान लिया कि हाँ ये जिसने ढूंढा है उसने सही ढूंढा है, एक्सेप्टेड है, तो उसके नाम पे रख देते हैं कि भाई तेरे को जो नाम रखना है रख लो, तुमने ढूंढा तो तुम्हें इतना फ्रीडम दे देते हैं, बट जब तक नहीं हुआ तब तक यही यूज करते हैं। ऑल राइट। ओके, तो हिमांशु कह रहा है सर 710 को लिखेंगे तो SUN हो जाएगा, सही बात है। गुड, बढ़िया डिस्कवरी है। चलो आ जाओ, कुछ सवाल कर लेते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग बच्चों। तो लिखो क्वेश्चन, थोड़ा आपकी मेमोरी जॉग कराई जाए, प्रिडिक्टेबल के बारे में कितनी बातें याद रही आपको उस दिन से। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग is not an actinoid. Your options are A,
फ्यूरियम, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, इन ब्रैकेट Z इक्वल टू 96, बी कैलिफोर्नियम, Z is equal to 98, C uranium, Z is equals to 92, और D actinium, Z is equals to 89। क्या आएगा आंसर? तो थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि भाई एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक थे। 58 से कहाँ तक था? लेंथेनम या लेंथेनाइड्स जो थे वो 58 से कहाँ तक थे? 71 तक। वेरी गुड। और एक्टेनाइड्स जो थे वो 90 से कहाँ तक थे? 103 तक। तो इनमें से कौन 90 से 103 के बीच में नहीं है? डी, बिल्कुल। तो आंसर इज डी। वेरी गुड। और एक सवाल लिखते हैं। ये लिख तो लिया ना सबने? डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ जाएं। तो लिखो, as per IUPAC rule, comma, the atomic number for the element, the atomic number for the element Un by anium is, your options are A 120, B 121, C 122 या फिर D 123। क्या आएगा आंसर? बहुत ही सिंपल है ये। B, very good. So the answer will be B. चलो, तो इस पर बेस थोड़ा और बेटर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। जसवीनी, पिछला वाला सवाल, उसमें देखो, अगर बहुत कॉमन एलिमेंट हुए तो Z नहीं गिवन होगा, लेकिन जनरली अगर हेवियर एलिमेंट्स होते हैं तो Z दे दिया जाता है ना? अगर जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह हुए तो शायद नहीं दिया हो, वरना दिया जाएगा। ओके, एक और सवाल इसी पर बेस थोड़ा सा बेटर। वैभव देखो, एक्टीनियम को F ब्लॉक में लिखते नहीं है। एक्टीनियम को टेबल से हटा के नीचे लिख देते हैं, बट नीचे लिखने का मतलब ये नहीं होगा कि F ब्लॉक में आ गया हो। ठीक है, वो सिर्फ उसको बनाने का तरीका बदल दिया है। दैट डज नॉट मीन दैट इट कम्स इन F ब्लॉक। लिखो सवाल बच्चों। The element anium, if discovered, will be placed in which number 1 period and number 2 group? तो अगर एनियम डिस्कवर होता है तो कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में जाएगा? सही बात है। इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 119, बिल्कुल। एटॉमिक नंबर इज 119। तो 119 कौन से पीरियड में जाएगा भाई?
एट्थ, तो पीरियड तो हो गया एट्थ, और पीरियड 8 में कौन से ग्रुप में जाएगा ये? 1, बिल्कुल। तो मैंने सिंपल दिया था क्योंकि 119 दिया था, आपसे थोड़ा आगे का पूछा जा सकता है 120 अगर कुछ अच्छा पूछना होगा तो। ठीक है, आगे बढ़े और कुछ पढ़ लें, फिर मैं और सवाल पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। इसका देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग। 200 का पूछा तो आई वुडेंट से कि वो 200 का पूछेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा पूछते हैं तो जनरली वो पूछते हैं इसको बताना आसान हो। जैसे 168 अगर पूछ लिया जाए बच्चों, कोई बताएगा मेरे को 168 कहाँ रखा जाएगा? पीरियड ग्रुप बता सकता है कोई 168 का? पीरियड 8, सही बात है। ग्रुप तन्वी बेटा मैं बताता हूँ अभी, एक सेकंड है ना, ये क्वेश्चन कर लें फिर उसके बाद। ग्रुप 18। तो ऐसे में रेफरेंसेस काम आते हैं अपने को। देखो आपको याद होना चाहिए कि भाई पीरियडिक टेबल का जो एंड है उसमें यहाँ पर हमने आखिरी एलिमेंट जो रखा था वो 118 रखा था, और फिर आपको बताया था कि अगला जो जंप आना है वो 50 आना है ना? याद है, बताए थे आपको, ये 32 आया था, ये 32 आया था, अगला जंप 50 आना है, तो 118 प्लस 50 कितना आएगा? 168। तो वो अगर ऐसे हायर पूछते हैं तो फिर ऐसे पूछेंगे जो मतलब जिनके लिए हमारे पास कोई रेफरेंस हो आसान तरीके से करने का। बीच के पूछने में थोड़ी दिक्कत आएगी। 168, 167, इससे 6 पहले तक आसानी से बता सकते हो, 162 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 168 निकाला, उसके 6 पहले के ग्रुप भी बता सकते हो। हाँ, एफ ब्लॉक की एक रो जुड़ेगी प्लस उसमें जी ब्लॉक भी आएगा, है ना? हाइपोथेटिकल कम पूछे जाते हैं, बट कभी अच्छा पूछा ना चाहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछे गए हैं, कभी कभार पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्टिनोइड्स किस ग्रुप में आते हैं? ये तो बेटा लिखा था अपन ने। एफ ब्लॉक किस ग्रुप में आता है? किस ग्रुप में आता है एफ ब्लॉक? बताया था मैंने, ग्रुप नंबर 3 में, बिल्कुल याद रखना, पूरे एफ ब्लॉक को ग्रुप नंबर 3 में माना जाता है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे, ऐसे कुछ सवाल और कर लेंगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग इज कलर चेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें लिखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, on the basis of orbital of the differentiating electron, differentiating electron का मतलब last electron, the elements are classified into blocks. Number 1, S block. S block, उसमें लिखना है कि the last electron enters the S subshell of the outermost shell. तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिनमें
सबसे बाहर वाले शेल के एस सब शेल में जाएगा, उनको हम एस ब्लॉक में मानेंगे। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स अलोंग विथ, साथ में और कौन? ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो आएंगे ही, साथ में कौन आएगा बताया था मैंने, फिर आपने कहा था कि सर ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे? कौन? हीलियम, बिल्कुल, अलोंग विथ हीलियम। तो हीलियम क्यों आएगा, ये बात समझ में आती है? क्योंकि हीलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1s2 में जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल 1, उसका सब शेल s, उसमें उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए वो s ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। ऑल राइट। तो दीक्षा बेटा देखो, ऐसा है कि पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर्स हमने बोल दिए हैं, बट हमने ये कहीं नहीं कहा कि उसके सारे एलिमेंट्स आएंगे, है ना भाई? देखो आप उस चीज को हार्ड एंड फास्ट, अरे इतना स्क्रॉल करने, रुको मैं चेंज करता हूँ। पहले ये बताओ, ये लिख लिया क्या सबने? तो देखो, ब्लॉक्स मैंने लिखवाए थे, तो लेकिन ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 को एस ब्लॉक कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये सब आते हैं, प्लस ये भी आएगा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? पी ब्लॉक में क्या होगा, यहां से यहां तक पी ब्लॉक का रेंज है, ग्रुप्स का रेंज पी ब्लॉक का यही है, बट उसमें सिर्फ ये हटा दो, ठीक है? तो हमने पी ब्लॉक की रेंज बताई थी कि ग्रुप 13 से ग्रुप 16 के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आते हैं, बट सारे आएंगे जरूरी नहीं है। ऐसे ही एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 के तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन सिर्फ ये आएंगे जरूरी नहीं है, बट ये होता भी सिर्फ इन्हीं के साथ है। डी ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं, डी ब्लॉक ये पूरा है, इस पूरे को डी ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक में भी कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा एफ ब्लॉक है, ये पूरे को एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे रूल्स, ब्लॉक्स कहने के रूल हम अभी लिख रहे हैं, पहले तो हमने सिर्फ उनको मार्क कर दिया था कि ये सिमिलर, मतलब जनरली मेटल्स होते हैं, है ना? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली मेटल्स, एक्सेप्ट 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 बताओ, कोई तो बताओ। ये स्टेटमेंट अगर लिखना हो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स एक्सेप्ट, हाँ, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो मेटल्स होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ये जनरली कैटायन बनाते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम नोबल गैस है। फिर सेकंड पे आते हैं, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में क्या हो जाएगी डेफिनेशन के भाई? द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स दी, इलेक्ट्रॉन्स व्हाट एंटर्स व्हाट? पी ब्लॉक नहीं, पी सबशेल। The last electron enters the p subshell of the outermost shell, है ना? इसमें क्या लिखेंगे, ग्रुप कहां से कहां तक? ग्रुप ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 consist of p block elements except helium। तो हीलियम को छोड़ के बाकी सब ग्रुप 13 से 18 में जो है वो सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। दीज आर, अच्छा यहां तक लिख लो, फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ।
लिख लिया। तो पीरियडिक टेबल में ऐसा कौन सा ब्लॉक है, एसपीडीएफ इन चार में से ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स सब टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं? पी ब्लॉक है ना। पी ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक इन विच यू हैव ऑल द टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो लिख भी लेना इसी में, पी ब्लॉक has metals, comma, non-metals and metalloids। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बता सकता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 तो फिक्स है बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि इनर कोर होगा किसी इनर्ट गैस का, उसके बाद NS2 और NP126, NP1 से NP6 तक वेरी करेगा। ग्रुप 13 विल बी NP1 एंड ग्रुप 18 विल बी NP6। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों। बीच में एक डाउट और आया था किसी का कि हीलियम अगर एस ब्लॉक है तो उसको ग्रुप 2 में क्यों नहीं रख देते? तो बेटा देखो, हीलियम नोबल गैस है या नहीं ये बताओ पहले तो। है। तो अगर हीलियम नोबल गैस है तो उसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैस जैसी हैं, तो उसको नोबल गैस के साथ रखना चाहिए या उसको ग्रुप 2 के साथ रख देना चाहिए जहां उसकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करती हैं? तो नोबल गैस के साथ रखेंगे क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस से मैच करती हैं। तो हम जनरली कोशिश ये करते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जाए। उसमें हीलियम नोबल गैस के साथ जाता है। अब वो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सारे सिमिलर एलिमेंट्स के ब्लॉक सेम होने चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना। ये कोई रूल भी नहीं है कि सिमिलर एलिमेंट्स के सारे ब्लॉक सेम होने चाहिए, तो ये कोई रूल ही नहीं है। ये तो हम एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि भाई एस ब्लॉक जो है वो जनरली ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट से कंसिस्ट होता है, और हीलियम एक एलिमेंट है जो पी ब्लॉक में रखा, मतलब पी ब्लॉक नहीं, ग्रुप 18 में रखा है, बट वो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना। श्री कह रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्लीज एक्सप्लेन अगेन। आ जाओ वापस पीरियड टेबल, इसलिए तो बनवाई तुमको। तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p1। और सुजल बताता हूं मैं, है ना। कार्बन का क्या होगा? 2s2 2p2। ऐसे ही जाते जाओगे, नियोन पे आ जाएगा 2s2 2p6। अब इस पूरे ग्रुप में जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। हाँ तन्वी बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब भी देते हैं। ठीक है, कार्बन की पूरी ग्रुप में क्या रहेगा? S2p6 S2p2 है ना, 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2। ऐसे यहाँ S2p3 S2p4 S2p5 और S2p6। तो क्या हो रहा है कि इसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है किसी भी एलिमेंट का इन सब में, तो उसमें S फुलफिल्ड रहेगा, S2 रहेगा, P में या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो P 1 से 6 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके तन्वी बेटा बताओ क्या कह रहे थे आप, आपका सवाल रह गया था। हाँ कुछ तो पूछा था आपने, जल्दी बताओ फिर मैं बता दूं उसको भी और फिर अपन आगे बढ़े जल्दी से। पेपर में जेड, हाँ तो मैंने आपको कहा था देखो, अगर कॉमन एलिमेंट्स हुए तो नहीं देंगे, अगर कुछ हायर हैवी एलिमेंट्स हुए तो फिर आपको जेड दे देंगे। ठीक है। और सुजल पूछ रहा है कि सर चैप्टर कब तक खत्म होगा? बेटा चैप्टर अभी शुरू हुआ है, इट विल टेक एटलीस्ट 7-8 लेक्चर्स मिनिमम आई गेस, 7 से 8 लेक्चर तो लेगा। चलो आ जाओ, लेट्स मूव अहेड, फटाफट से डी और एफ ब्लॉक खत्म करते हैं। इसमें एक नोट भी ऐड करवा देता हूं मैं आप लोगों को, इतना लिखने के बाद एक नोट लिख लो। और एक टर्म आ गया है आपके लिए,
Note, S and P block elements are called normal or representative elements. S and P block elements are called normal or representative elements. लिखा? Third is D block elements. उसमें लिखो इनके ग्रुप कहां से कहां तक आएंगे, ग्रुप नंबर कहां से कहां तक आएगा? 3 to 12. गुड. ग्रुप 3 to 12 elements are D block. ये इसको रुको, थोड़ा इस तरीके से लिख लो कि ग्रुप 3 to 12 कंटेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ग्रुप 3 में क्या होता है कि एफ ब्लॉक भी आ जाते हैं, तो ग्रुप 3 to 12 कंटेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर लो. contain D block elements, full stop. Their last electron enters, their last electron enters the D subshell of penultimate shell. penultimate shell का मतलब समझ में आता है? अल्टीमेट मतलब क्या होता है? अल्टीमेट शेल बोले तो क्या होगा? लास्ट शेल. तो पेनल्टीमेट मतलब क्या होगा? अब लास्ट के बाद तो नहीं आ सकता, तो लास्ट के पहले आएगा, सेकेंड लास्ट. यस, पेनल्टीमेट मींस सेकेंड लास्ट. लिख लिया? एनपीटी समझ में नहीं आया? अच्छा, नोट समझ में नहीं आया. अरे वो तो नाम है बेटा, याद रखना है इसको कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, बस उनको नाम दिया. ठीक है, नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया ये एलिमेंट पहले मिले थे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं. डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रेयर रेयर अर्थ, जैसे एफ ब्लॉक को रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं क्योंकि वो नहीं मिलते हैं आसानी से या बाद में डिस्कवर हुए हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सारे लेट डिस्कवर हुए हैं. ठीक है. हाँ, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, बट सारे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन नहीं कहते हैं. तो अब क्योंकि ट्रांजिशन का नाम आ गया है तो नोट भी लिख लो इसमें. नोट लिखो, all D block elements except all D block elements except zinc, cadmium, mercury and UUB are called ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ये क्या पुरानी डेफिनेशन है एक्चुअली. जैसे जब ढंग से प्रिडिक्टेबल, मॉडर्न प्रिडिक्टेबल नहीं बनी थी तो एलिमेंट्स को ऐसे भी क्लासिफाई किया जा सकता है कि भाई इनको
कॉमन एलिमेंट्स कह दिया, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया, इनको नोबल गैसेस कह दिया। तो ऐसे नाम दिए हुए थे, तो ये पुराने नाम है। तो उनको मॉडर्न पीरियड टेबल में बता दिया कि भाई मॉडर्न पीरियड टेबल में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हुआ करते थे। डी ब्लॉक के जो ये 4 एलिमेंट हटा दें तो बाकी सबको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, है ना। तो डी ब्लॉक का एक ग्रुप हटा दो, बस 12th ग्रुप हटा दो, तो बाकी सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप 12 जो है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया था। ओके हाँ, दे शो कलर्स और भी चीजें। ट्रांजिशन इसलिए भी क्योंकि एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं और पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स आ जाते हैं। देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया था कि भाई ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आते थे, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। जिंक कैडमियम मरकरी की ग्रुपिंग अलग थी, तो उसकी डेफिनेशन बना दी थी एक्चुअली उनने। ग्रुप 12 क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जो ने डेफिनेशन बनाई थी ट्रांजिशन एलिमेंट की, उसमें ग्रुप 12 आ नहीं पा रहा था। डेफिनेशन लिखवानी है क्या तुमको? जबरदस्ती एक चीज और याद करनी पड़ेगी तुम्हें, और उसके बाद भी ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि जिंक कैडमियम मरकरी नहीं है। कंफ्यूज तो नहीं होगी? चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो लिख लो, लिख लो, लिख लो, तुम्हें शांति नहीं पड़ेगी। दुनिया में बहुत सारी चीजें जो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन कुछ चीजों को बोल दो तो फिर नहीं लिखवाओ तो फिर शांति नहीं मिलती है ना। हमको ऐसा लगता है कि दुनिया सब पता होना चाहिए। लिख लो, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो, फटाफट इसको करते हैं खत्म। लिखो, एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड d orbitals elements which have partially filled d orbitals in neutral state or in any existing stable oxidation state are called transition elements. तो जिंक कैडमियम मरकरी में क्या होता है कि Zn+2 भी बना दो तो भी वो 3d10 रहता है, उसका d ऑर्बिटल सारे फुलफिल्ड रहते हैं। हमने कहा है कि पार्शियली फिल्ड होने चाहिए, तो क्योंकि वो फुलफिल्ड रहते हैं इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं हो पाता है। ऑलराइट, डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना था भाई। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस n-1d 1 to 10 और ns 1 या 2। हाँ वैभव लिख सकते हो, बट सारे हमेशा कलर शो करेंगे जरूरी नहीं है। दे जनरली शो कलर बट दे विल नॉट ऑलवेज शो कलर। इसका एक मात्र एक्सेप्शन है इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन का, वो है पैलिडियम, जो होता है 4d10 और 5s0। तो उसमें s0 आ जाता है, इसलिए इसको स्टार मार्क करके लिख रहे हैं। बाकी सब में s में एक ना एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट पैलिडियम एक है जिसमें s में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं पैलिडियम में। इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे या मिक्स्ड होंगे? हर्ष पूछ रहे इनर्ट गैस क्यों लिख रहे हैं? हर्ष बेटा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था आपको, सब भूल जाते हैं अपन।
कि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s1, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीलियम 2s1 लिखाया था। ये तरीका लिखवाया था कि लिखने का ये तरीका है कि इसको हीलियम लिख सकते हो। हाँ, तो ये इनर्ट गैस लिख दिया। अब जो इनर्ट गैस बदलती रहेगी, इसलिए उसको इनर्ट गैस लिखते हैं। कोई फिक्स्ड इनर्ट गैस थोड़ी है हमारे पास। ग्रुप बदलेगा, पीरियड बदलेगा तो इनर्ट गैस बदल जाएगी। हाँ, तो उसमें लिख लेना डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। चलो, तो मैं सोच रहा था कि आज एफ ब्लॉक भी करवा दूंगा, और अगर थोड़ा सा तुम मेरे को कम लिखवाने देते तो मैं वो भी करवा देता, बट कोई बात नहीं। वो एक एफ ब्लॉक छोटा सा बचा है, वो खत्म करेंगे। एक दो छोटे सवाल पूछूंगा मैं आप लोगों से, और कुछ पॉइंट्स बता दूंगा कि भाई लिक्विड एलिमेंट्स कौन से हैं, गैसियस एलिमेंट कौन से हैं, क्या क्या हैं, थोड़े बहुत एट रूम टेम्परेचर। तो आज तो क्लास यहीं रोक लेते हैं, वो अगली क्लास की बिगनिंग में करवाता हूं मैं, और फिर अपन लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आगे चले जाएंगे। तो थोड़ा पढ़ना बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब ब्लॉक्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है। हर्ष बेटा, तुम क्या पूछ रहे हो? मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं, नॉट ऑल एलिमेंट्स आर नेचुरली ओकरिंग। बहुत सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं। तो वो हेवियर एलिमेंट्स हैं। तो जनरली थोरियम के बाद जो आते हैं ट्रांस यूरेनियम के बाद जो आते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर जनरली मैन मेड। उसके पहले एक ही एलिमेंट है शायद, कोई मेरे को नाम अभी राइट नाउ याद नहीं है। तो मैन मेड मतलब लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, है ना? चलो तो बच्चों, अभी की क्लास यहाँ रोक लेते हैं। लेट्स एंड आवर थ्योरी फॉर टुडे हियर। फिर यहाँ से हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।